हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू उत्कर्ष फैमिली। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डीसी मशीन कंप्लीट कर चुके थे और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्शन मशीन। और जैसा आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडक्शन मशीन जो है, अगर आपने एग्जाम के पेपर देखे होंगे जो रिसेंटली पेपर हो रहे हैं, तो उन रिसेंटली पेपर के अंदर इंडक्शन मशीन जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान रखना, इंडक्शन मशीन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल अगर आपको जो रिसेंटली जो एग्जाम हो रहे हैं, अगर आपको वो देना है या दिए होंगे अगर आपने, तो आपको पता होगा कि इंडक्शन जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो आपके एमपीपीबी के अंदर है वो भी इस बार चांसेस ये है कि इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन जो है वो भर के आएंगे, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट ये सोचता है कि यार ट्रांसफॉर्मर और सिंक्रोनस या डीसी और सिंक्रोनस ही नॉर्मली लेके चलते हैं, या डीसी और सिंक्रोनस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इंडक्शन को नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे मान के चलता है यार यहाँ से क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो उसको वो डीप में नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो फिलहाल करंट पैटर्न के जो पेपर बन रहे हैं ना, उसमें इंडक्शन ज्यादा पूछा जा रहा है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि उसको पता है एग्जामिनर को कि इंडक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या स्टूडेंट ये मान के चलता है कि इंडक्शन में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना, अभी अगर आपको रिसेंट वाले अगर कोई भी एग्जाम देने हैं या दिए होंगे तो इंडक्शन भर के आया होगा। तो अभी भी मैं मान के चल रहा हूं कि एमपीपीबी में इलेक्ट्रिकल मशीन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इंडक्शन से ही आने वाला है, क्योंकि करंट जो पेपर बन रहा है वो इंडक्शन का बन रहा है। तो इंडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो पहले अपन क्या काम करेंगे, जैसा अपना पहला सीक्वेंस था कि पहले अपन कुछ थ्योरी अपन कंप्लीट करेंगे, थ्योरी का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे और देन उसके बाद में अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो, मैंने आपको बोला था टोटल मिला के आपके पास में मशीन में 4 पार्ट होते हैं। एक होता है डीसी मशीन, एक होता है इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड ट्रांसफॉर्मर। अब इन चारों पार्ट में से सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली जो मशीन यूज की जाती है वो होती है आपके पास में इंडक्शन मशीन। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्शन मशीन। तो ध्यान रखना, ये जो मोटर है वो आपके पास में, या इंडक्शन मशीन जो है वो क्या होगा आपके पास में, वो सबसे ज्यादा यूज करेंगे अपन। देखो यहां पर भी इंडक्शन मशीन है, तो मशीन में 2 पार्ट होंगे, एक होगा मोटर एंड जनरेटर। तो पहले मैं बात कर रहा हूं इंडक्शन मोटर की बात कर रहा हूं मैं। पहले अपन मोटर पढ़ रहे हैं, बाद में अपन जनरेटर की बात करेंगे। तो पावर सिस्टम में जितनी भी अपन मोटर यूज करते हैं ना, उनमें से 90% जो मोटर होती है वो सारी क्या होती है, इंडक्शन टाइप की होती है। तो ध्यान रखना, अराउंड 90% ऑफ मशीन जो होती है वो सारी क्या होती है, 90% मशीन जो होगी वो कौन सी होगी, इंडक्शन टाइप की अपन मशीन यूज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि अराउंड 90% ऑफ मशीन जो है वो कौन सी होती है, वो इंडक्शन टाइप की होती है। ऐसा क्यों? तो रीजन ये है कि एक्चुअली इंडक्शन मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, मेंटेनेंस बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसकी कॉस्ट कम होती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि इसमें यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट नहीं होता है, जबकि आपके पास में डीसी और सिंक्रोनस के अंदर जो है वो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। तो यहां पर अपना सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यहां पर कोई भी आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट नहीं है, इसीलिए अपन इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो रीजन क्या है, 90% मशीन है वो इंडक्शन होती है। बिकॉज क्यों? तो मैंने आपको क्या बोला कि कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका सिंपल है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सिंपली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट उसके बाद में क्या होगा, सिंपल कंस्ट्रक्शन। सेकंड पॉइंट होगा आपके पास में, जो यहां पर अपन मशीन यूज कर रहे हैं ना इंडक्शन मशीन, उसके पास में मेंटेनेंस क्या होगा, इजी होगा। तो यहां से क्या आएगा, इजी मेंटेनेंस, इजी मेंटेनेंस। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड पॉइंट होगा आपके पास में, यहां पर लो कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है आपके पास में, कम होती है। और नेक्स्ट फोर्थ क्या होगा आपके पास में, नो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो यहां पर कोई भी आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट नहीं होता है, नो आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो ध्यान रखना, ये आपके पास में क्या होगा, टोटल मिला के आपके पास में क्या होंगे, 4 एडवांटेज होंगे। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई द इंडक्शन मोटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, और ऑप्शन में ये दे रखा होता है 3 पॉइंट यहां से, फोर्थ दे रखे होते हैं ऑल ऑफ अबव। तो आंसर क्या लगा, क्या हो गया, ऑल ऑफ अबव। पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा। ध्यान रखना कि इंडक्शन मशीन क्यों सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा या पूछ सकता है कि इंडक्शन मोटर जो है देखो इंडक्शन मोटर भी 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंगल फेज और दूसरी होती है 3 फेज। तो पहले अपन बात कर रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की, और बाद में अपन पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आपसे बोला जाएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है, यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं कौन सा वाला, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा। तो ध्यान रखना, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है आपके पास में, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है वो होगा आपके पास में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। रोटेटिंग में आपके पास में ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करेगी। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके पास में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आपका आंसर वहां पर लगाना है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट
एक क्वेश्चन और आपको ये पूछता है कि क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड है क्या? तो यस, 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टेड मोटर होती है आपके पास में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसको मुझे स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं, वो सेल्फ स्टार्टेड ही रहेगी। लेकिन हाँ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है, उसको स्टार्ट करने के लिए अपन अदर कुछ मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्या होगा आपके पास में 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो क्या होगी आपके पास में, इज ए सेल्फ स्टार्टेड मोटर। सेल्फ स्टार्टेड मोटर, सेल्फ स्टार्टेड मोटर, तो ध्यान रखना 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी वो सेल्फ स्टार्टेड होगी। और देखो 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो आपको पता है यहां पर सप्लाई कौन सी है, तो सप्लाई आपके पास में इस बार क्या होगी, 3 फेज सप्लाई होगी। तो ये मान लो आपके पास में स्टेटर है और ये आपके पास में क्या है, रोटर है। तो यहां पर 3 फेज मोटर है, तो 3 फेज मोटर में यहां पर क्या होगी, वाइंडिंग भी क्या होगी, 3 फेज वाइंडिंग होगी। मान लो ये आपके पास में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, और यहां से क्या आएगा आपके पास में, ये कौन सा फेज होगा, आर फेज, ये होगा वाई फेज, और ये बी फेज है। और ये कौन सा वाला पार्ट है, तो ध्यान रखना ये आपका स्टेटर का पार्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, ये स्टेटर है, और ये आपके पास में क्या है, रोटर है। और रोटर में भी यहां पर क्या होती है, 3 फेज वाइंडिंग होती है। रोटर में भी क्या होगा, यहां पर 3 फेज वाइंडिंग होगी, और 3 फेज वाइंडिंग अगर होगी रोटर के अंदर भी, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर आपके पास में क्या होगा, रोटर में भी 3 फेज वाइंडिंग होगी। तो ये मेरे पास में क्या है, ये आर फेज, ये होगा वाई फेज, एंड ये होगा आपके पास में बी फेज। तो देखो यहां से मुझे एक चीज पता लगी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होगा, किसी भी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक रोटर। यहां पर भी 3 फेज वाइंडिंग होती है, यहां पर भी 3 फेज वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट चीज ध्यान रखना, ये जो वाइंडिंग्स होती है, चाहे स्टेटर की वाइंडिंग हो चाहे रोटर की वाइंडिंग हो, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ इंडक्शन मोटर में जो वाइंडिंग्स होती है 3 फेज, वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है या डिस्ट्रीब्यूटेड? तो आपका आंसर क्या होगा, तो वाइंडिंग जो होगी वो आपके पास में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर की होगी। तो यहां पर लिख देना, बोथ स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग जो होगी यहां पर क्या होगी आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। बोथ स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पर जो वाइंडिंग होगी वो सारी क्या रहेगी आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि यहां पर वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड होती है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आंसर होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होगा, किसमें रखेंगे, स्लोट्स के अंदर। ध्यान रखना, स्लोट्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लो ये आपने स्टेटर बनाया, तो स्टेटर में यहां पर क्या होंगे, इस तरीके स्लोट्स होंगे, ये स्लोट्स होंगे। इन स्लोट्स के अंदर अपन यहां पर क्या करेंगे, वाइंडिंग अपन रख के चलेंगे ना। तो ध्यान रखना सारी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब देखो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो होता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, यहां से भी कुछ एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी अपन बात कर लेते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल क्या होता है, इंडक्शन मोटर का ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल क्या रहता है। तो देखो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि प्रिंसिपल, वैसे आपको पूछेगा कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, आप बता दोगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो वो क्या होगा वो समझना। यहां का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जब अपन क्या काम करते हैं, इसको अपन 3 फेज सप्लाई देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं, और वो सप्लाई जो मैं देके चल रहा हूं वो कौन सी, बैलेंस्ड है। और बैलेंस सप्लाई होने का मतलब क्या होगा कि यहां पर आपके पास में जो है सप्लाई वोल्टेज के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। जैसे 120 डिग्री का मतलब क्या है, तो यहां पर मान लो अगर आपने वीआर वोल्टेज जो दिया हुआ है, वीआर वोल्टेज वो होगा आपके पास में वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम साइन ओमेगा टी। तो वीवाई वोल्टेज जो होगा वो होगा आपके पास में वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 120 होगा, एंड वीबी वोल्टेज जो होगा वो होगा आपके पास में वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री होगा। मतलब मुझे क्या पता लगा कि अगर अपन इसको सप्लाई दे रहे हैं बैलेंस्ड, जिनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पर है, तो मैंने यहां पर क्या बोला कि इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ये होता है कि व्हेनेवर ए 3 फेज सप्लाई 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम is given to a 3 phase winding 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। यानी कि क्या होता है प्रिंसिपल कि अगर अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर अपन सप्लाई देते हैं और सप्लाई देते हैं उसका एंगल अगर 120 का है, सप्लाई का एंगल 120 डिग्री का है, और यहां पर वाइंडिंग का एंगल भी अगर आपका 120 डिग्री है, तो उसकी वजह से उसमें क्या होता है, फाइंडिंग, इस वाइंडिंग के अंदर क्या होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। प्रिंसिपल क्या होगा, फिर से सुनना, जब हम इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई देंगे और जो बैलेंस्ड होगी, और किसको देंगे, तो 3 फेज वाइंडिंग को देंगे, उनका एंगल भी कितना है, 120 डिग्री है, तो उसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक फिक्स स्पीड पर जाएगा, वो होगी सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। वो एक होगी सिंक्रोनस स्पीड, यहां पर रोटेट होगा एयर गैप के अंदर ns स्पीड से,
तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्योंकि देखो आपके पास में टाइम कम है, आपको मेन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में आपको एग्जाम देना है। आपको ऐसा नहीं डेरिवेशन का पूरा ध्यान रखना है या प्रिंसिपल क्या होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या पूछेगा और आंसर क्या बताना है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं, बताओ उसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है। क्या पूछेगा, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आपको यहां फोकस करना है स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आरएमएफ क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगी, आपके पास में सिंक्रोनस स्पीड होगी और वो होगी 120f डिवाइड बाय p। तो आपको क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी देगा, पोल देगा, पूछेगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। तो आप डायरेक्टली आप यहां से आंसर बताना कि अच्छा ये आंसर आएगा मेरे पास में, बस ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, इस रोटर को कट करता है, और रोटर को कट करने की वजह से इस रोटर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्योंकि आपको पता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये रोटेट हो रहा है, तो इसको कट करेगा, इसको कट करेगा तो यहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, और यहां की वाइंडिंग अगर आपकी क्लोज्ड है तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो ये रोटर का रेजिस्टेंस R2 है और रोटर का रिएक्टेंस क्या है, X2 है। तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर कहां पर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड में, और आपको लेंज के अकॉर्डिंग पता होगा कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आया तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या बोला मैंने, करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो टॉर्क क्या करेगा, आपके रोटर को रोटेट करवाएगा। क्या करेगा, वो रोटर को रोटेट करवाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर करंट प्रोड्यूस हुआ, वो इस रोटर को रोटेट करवाएगा, बट रोटर क्या करेगा, उसके रोटेशन का अपोज करने के लिए वो उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा। क्यों बताओ, क्योंकि देखो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये इधर रोटेट हो रहा है, और अगर रोटर चाहेगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको कट ना करे, क्यों, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट कर रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मैं चाहूंगा कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, आपके पास में कट ना करे, ताकि ईएमएफ ना हो, टॉर्क ना लगे। क्योंकि आपको पता है लेंज ने क्या बोला था, अगर कुछ भी प्रोड्यूस हुआ तो वो क्या करेगा, हमेशा अपने प्रोडक्शन का अपोज करेगा। तो यहां पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और वो इसको रोटेट करवाना चाहेगा, बट ये रोटर उसके रोटेशन का अपोज करेगा। और वो कैसे कर सकता है, तो वो क्या काम करेगा कि मान लो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अगर ये इधर जा रहा है, रोटर भी मान लो उसी डायरेक्शन में चला जाए और साथ में चला जाए, अगर देखो दोनों एक साथ में जा रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, फिर ये इसको कट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका अपोज करने के लिए, या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने के लिए ये रोटर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा, और किस स्पीड पर रोटेट होगा, एनआर स्पीड पर रोटेट होगा। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कितना रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, एनएस माइनस क्या होगा, एनआर। यहां पर स्पीड कितनी होगी, एनएस माइनस एनआर आपके पास में स्पीड होगी। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड इन इंडक्शन मोटर। तो रिलेटिव स्पीड की अगर वो बात करें कभी भी तो ध्यान रखना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड वो कितनी होगी, तो वो होगी एनएस माइनस एनआर, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि देखो मान लो ये इधर जा रहा है एनएस से और ये इधर जा रहा है साथ में एनआर से, तो अब वो जो उसको कट कर रहा होगा कितनी स्पीड से कट करेगा, ओनली एनएस माइनस एनआर से कट करेगा। ठीक है, तो एनएस माइनस एनआर से कट करेगा, और उसी को बोलते हैं अपन स्लिप स्पीड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड, और वो होता है एसएनएस। क्या होगा आपके पास में, स्लिप स्पीड, और वो होगा एसएनएस। तो आपको एग्जाम में या तो स्लिप स्पीड पूछेगा या फिर आपको पूछा जाएगा ओनली आपके पास में रिलेटिव स्पीड, तो वो जाएगा आपके पास में एनएस माइनस एनआर या फिर एसएनएस रहेगा। ध्यान रखना ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर, है ना। अगर आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे तो ये इन पॉइंटों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यहां से बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बनता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर एस क्या है, तो एस स्लिप है, और एनएस क्या है, वो स्पीड है। तो एक काम करो, स्पीड का इधर डिवाइड कर लो। अगर आप स्पीड का उधर डिवाइड करते हो तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, स्पीड अगर आप डिवाइड करोगे तो स्लिप क्या आएगा आपके पास में, एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाय एनएस, तो ये होगा अपने पास में स्लिप। तो देखो मेन चीज आपको कहां कहां फोकस करना है ना, आपको ये नहीं पढ़ना है कि भैया ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। आपको पता है उन सभी के लिए तो डिटेल क्लास अपनी मशीन की चली रही है इवनिंग के अंदर, बहुत डिटेल में पढ़ना, बहुत डिटेल में वहां पर चल रहा है। लेकिन अभी आपको पता है जिस हिसाब से आपके पास में टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है ना, आपको कहां कहां फोकस करना है मैं वही पॉइंट आउट करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट बनाना है वो अपन डिटेल क्लास में जाकर भी आप बना सकते हो, या आफ्टर एग्जाम भी आप बना सकते हो, आराम से वीडियो लेक्चर अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पर। बट मेन चीज अभी आपका ये मोटो होना चाहिए कि भैया मुझे एग्जाम निकालना है।
और एग्जाम निकालना है मतलब क्या होगा, इस बार अभी मुझे क्या करना है, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, और पॉइंट टू पॉइंट ही आपको मैं बता रहा हूं कि क्या किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है। तो पहली चीज तो क्या होगी आपके पास में, तो देखो मैं आपको बताता हूं कहां कहां फोकस करना है। पहला तो 90% होती है। क्यों होती है, ये रीजन होते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है इंडक्शन मोटर, तो वो काम करती है आपके पास में, मैंने क्या बोला, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पर काम करती है। और इंडक्शन मोटर में दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर होते हैं। दोनों की वाइंडिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। यहां पर आपके पास में जब इसको सप्लाई देते हो तो यहां पर फील्ड जो रोटेट प्रोड्यूस होता है वो उसकी स्पीड कितनी होती है, आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सर सिंक्रोनस स्पीड होती है। बस इन्हीं पॉइंटों पर फोकस करना है। फिर आपको पूछेगा कि रोटर किधर रोटेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट होगा, और उसकी वजह से ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो रोटर रोटेट होगा। फिर उससे पूछेगा कि बताओ रोटर स्पीड, इसके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी है, तो ये रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ये होगी। फिर आपसे पूछेगा बताओ स्लिप कितनी होगी, तो स्लिप को अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या बोला, स्लिप होता है ns माइनस एनआर डिवाइड बाय ns, तो ये होगा अपने पास में स्लिप। क्लियर, तो इन पॉइंट पर फोकस करना है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी आपकी इंडक्शन मोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं जा सकती है। क्यों, क्योंकि देखो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns से जा रहा है। अगर मान लो रोटर भी अगर एनआर से चला गया, अब दोनों एक साथ जा रहे हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं ना, तो कोई फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। मान लो यहां से इधर से हवा आ रही है, जितनी स्पीड से वो हवा आ रही है उतनी स्पीड से मैं उधर जा रहा हूं, तो क्या हवा मुझे कट करेगी, नहीं करेगी। हम दोनों एक साथ में जाएंगे, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेंगे। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ns माइनस एनआर जो, या फिर आपके पास में अगर रोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड पर चला जाता है तो ये फील्ड उसको कट नहीं करेगा। अगर कट ही नहीं करेगा, कोई ईएमएफ ही नहीं होगा, तो कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा, तो रोटर वहां पर रोटेट ही नहीं होगा ना, टॉर्क ही नहीं लगेगा। आपको पता है रोटर को रोटेट होने के लिए टॉर्क लगना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपकी जो इंडक्शन मोटर है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इट कैन नेवर रोटेट, इट कैन नेवर रोटेट, इट कैन नेवर रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। तो ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं हो सकती है आपकी इंडक्शन मोटर, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं असिंक्रोनस मोटर। क्या बोलते हैं अपन इसको, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज असिंक्रोनस मोटर। असिंक्रोनस मोटर है ना, असिंक्रोनस मोटर। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि असिंक्रोनस मोटर जो होती है वो एक्चुअली इंडक्शन मोटर ही होती है। क्यों, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं जा सकती है। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये स्लिप होगी, ध्यान रखना आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताओ इस स्लिप का डिफरेंट पैरामीटर पर क्या क्या इफेक्ट होगा। तो पहले अपन इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि स्लिप जो होगी वो डिफरेंट पैरामीटर को कैसे कैसे अफेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया प्रिंसिपल में से जो आपको पूछे जा सकते हैं। और रीजन क्या है, तो ध्यान रखना कि यहां पर सिंक्रोनस, ये कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पर नो फ्लक्स कटिंग एक्शन, नो ईएमएफ, नो करंट एंड नो टॉर्क, क्योंकि सारी वैल्यू जीरो होती है, इसलिए आपके पास में क्या होगा, कभी भी वो सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं जाती है। नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करें है ना, तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताओ ड्यूरिंग स्टार्टिंग में स्लिप कितनी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ इंडक्शन मोटर जब स्टार्ट हो रही है तो उसकी स्लिप कितनी है। तो देखो ड्यूरिंग स्टार्टिंग में अगर अपन बात करें, ड्यूरिंग स्टार्टिंग, तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग के अंदर अगर आप बात करोगे तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग में आपके पास में जो है रोटर की स्पीड एनआर कितनी है, आपके पास में जीरो। स्टार्टिंग में एनआर कितनी है, आपके पास में जीरो है। तो एनआर जीरो, क्योंकि आपको तो मोटर अगर मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूं तो पहले से तो स्टॉप होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा ना आप बाइक चला ही नहीं रहे और बाइक चल रही है। अगर आप बाइक नहीं चला रहे तो वो स्टेशनरी रहेगी ना, तो स्टेशनरी है तो एनआर जीरो है, और एनआर जीरो है तो स्लिप कितनी होगी, स्लिप आपकी होगी ns माइनस एनआर कितना है, जीरो डिवाइड बाय ns, तो स्लिप की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 1 होगी, है ना। किसी को किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो पूछते रहना, अदरवाइज मेरे हिसाब से इनमें से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सारे पॉइंट जो है, जो मेन पॉइंट है जहां आपको फोकस करना है, बस उन्हीं पर अपन पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। ये ध्यान रखना, आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, एक भी पॉइंट लीव नहीं करना है। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। नेक्स्ट, ये हो गया स्लिप। अब अपन बात करते हैं कहां पर, कंस्ट्रक्शन पर। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा आपके पास में कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में एक तो होता है आपका स्टेटर, स्टेटर। और मैंने आपको क्या बोला कि स्टेटर यहां पर क्या होता है, तो यहां पर स्टेटर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और उसमें अपन क्या करते हैं, स्लोट्स अपन बना के रखते हैं ना स्टेटर के अंदर, इस तरह से स्लोट्स अपन बनाते हैं। और अपन 3 टाइप के स्लोट बनाते हैं यहां पर स्टेटर में, 3 टाइप के अपन स्लोट्स बनाते हैं। एक तो हो गया आपके पास में इस तरह के स्लोट्स होंगे, सेकंड,
और थर्ड टाइप के स्लोट जो होंगे वो इस तरह के होंगे। इस तरह के स्लॉट्स होंगे ना। तो ये जो आपके पास में इसको बोलते हैं अपन ओपन स्लॉट, ओपन स्लॉट। नेक्स्ट होते हैं आपके पास में ये जो होते हैं ये क्लोज रहते हैं यहाँ पर, है ना, और इसके अंदर वाइंडिंग्स रहती है आपकी, ये वाइंडिंग होती है यहाँ पर ओपन में, यहाँ पर वाइंडिंग्स होती है, यहाँ पर इसके अंदर वाइंडिंग्स होती है। तो ये ध्यान रखना अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्टेटर की, है ना। स्टेटर में यहाँ पर तीन टाइप के स्लॉट्स होते हैं। एक होता है आपके पास में ओपन स्लॉट्स, दूसरा होता है आपके पास में क्लोज स्लॉट, और यहाँ पर होता है सेमी क्लोज स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट, है ना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है ओपन स्लॉट जो है यहां पर, और ये तो स्टेटर का पार्ट है, ध्यान रखना। रोटर इसके अंदर होगा ना, रोटर जो है वो यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर स्टेटर और रोटर दोनों ही अपन क्या करते हैं, स्टेटर एंड रोटर जो है दोनों ही कैसे बनते हैं, तो अपन यहां पर वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये होगा रोटर का पार्ट होगा, है ना। तो स्टेटर और रोटर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है यहां पर। तो मैं बोल रहा हूं ये जो स्टेटर है ये ओपन स्लॉट से, ये क्लोज्ड है और ये सेमी क्लोज्ड है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा बताओ जनरली प्रीफर स्लॉट्स कौन से होते हैं, तो जनरली अपन सेमी क्लोज स्लॉट प्रीफर करते हैं। क्या पूछेगा, जनरली प्रीफर स्लॉट्स कौन से होते हैं, तो आंसर आएगा आपका सेमी क्लोज टाइप। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं जनरली प्रीफर जो स्लॉट्स होंगे वो होंगे आपके पास में सेमी क्लोज्ड टाइप। तो यहां पर आप लिख देना जनरली प्रीफर स्लॉट, जनरली प्रीफर्ड स्लॉट, जनरली प्रीफर्ड स्लॉट। तो जनरली अपन जो है अगर आपको पूछ ले कभी भी तो अपन सेमी क्लोज प्रीफर करते हैं। अगर आपको पूछेगा लार्ज रेटिंग मशीन में कौन सा यूज करते हैं, ओपन, ठीक है। लार्ज रेटिंग मशीन के अंदर, लार्ज रेटिंग मशीन के अंदर, लार्ज रेटिंग मशीन में अपन ओपन स्लॉट प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसको मेंटेनेंस करना इजीली पॉसिबल होता है, डिजाइनिंग भी इजीली पॉसिबल होगा, क्योंकि लार्ज रेटिंग में बहुत बड़ी साइज बनेगी, ठीक है। तो लार्ज रेटिंग मशीन में ये होगा, जनरली आपके पास में सेमी क्लोज टाइप का रहेगा। आपसे एक पूछा था यहां पर क्वेश्चन कि बताओ ओपन, क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड में किसके अंदर जो है फ्लक्स लिंकेज जो है वो सबसे ज्यादा होता है। फ्लक्स लिंकेज की मैं बात करूं, लीकेज फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूं ना, या लीकेज फ्लक्स अगर आप बोलोगे तो लीकेज फ्लक्स किसमें ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा लीकेज फ्लक्स इसमें होता है ना, लीकेज फ्लक्स इसमें सबसे ज्यादा होता है। और विद रेस्पेक्ट टू लीकेज रिएक्टेंस के रेस्पेक्ट में इसका ऑपरेटिंग पावर फैक्टर बेकार होता है ना। सबसे अच्छा ऑपरेटिंग पावर फैक्टर होता है इसका, किसका, विद रेस्पेक्ट टू लीकेज रिएक्टेंस के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना, लीकेज रिएक्टेंस के रेस्पेक्ट में जो आपके पास ओपन स्लॉट जो है उसका पावर फैक्टर बेटर होता है, लेकिन हाँ विद रेस्पेक्ट टू एयर गैप के रेस्पेक्ट में, एयर गैप के रेस्पेक्ट में इसका पावर फैक्टर सबसे बेकार होता है। और क्लोज स्लॉट का सबसे पावर फैक्टर क्या होता है, सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है, बेस्ट पावर फैक्टर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नहीं तो आप कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, लार्ज में कौन सा होता है, जनरली कौन सा होता है, स्मॉल रेटिंग में कौन सा होता है, ये पॉइंट आपको पूछे जाएंगे। क्लियर है, तो आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। और स्टेटर किस मटेरियल का बनाते हैं, तो यहां पर अपन बनाते हैं सिलिकॉन स्टील का। क्या बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का अपन बनाते हैं और लेमिनेशन की फॉर्मेट में बनाते हैं, ताकि एडी करंट लूज क्या आपके पास में कम हो यहाँ पर। तो ये जो स्टेटर बना होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्लियर, नेक्स्ट। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, और यहां पर आपको एग्जाम के अंदर ये भी पूछेगा कि बताओ अपन जो स्टेटर इसका बना रहे हैं ना, तो स्टेटर जो है इसमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्पीड से, मतलब रिजल्टेंट फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है फाई आर वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम। ये भी पूछा जाता है आपको एग्जाम के अंदर, ये होता है रिजल्टेंट फ्लक्स। रिजल्टेंट फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो 1.5 टाइम्स ऑफ आपके पास में क्या रहेगा, फाई एम रहेगा। तो ये भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जो स्टेटर का रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कितने मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 टाइम्स होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कैसे आया होगा, आपको मैंने क्या बोला, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप पूरा मशीन पढ़ो, क्योंकि आपको मशीन पढ़ने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है ना। इतना टाइम आपके पास ओवरऑल एग्जाम में ही नहीं है। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट फोकस करना है कि हाँ ये पॉइंट अपने को एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर। अब इसके बाद में अगर हम बात करें रोटर के कंस्ट्रक्शन की, है ना, तो रोटर जो है नेक्स्ट अपन बात करेंगे रोटर कंस्ट्रक्शन। तो रोटर यहां पर जनरली अपन 2 टाइप के यूज करते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज, और दूसरा रोटर होता है आपके पास में स्लिप रिंग। स्क्वायरल केज एंड दूसरा रोटर होगा आपके पास में स्लिप रिंग रोटर। अब देखो स्क्वायरल केज रोटर एंड स्लिप रिंग रोटर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या क्या होते हैं, तो देखो स्क्वायरल केज रोटर जो है
वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, तो स्क्वायरल केज रोटर कुछ इस तरह का बनता है। ये आपका स्क्वायरल केज रोटर होता है, क्योंकि कभी कभार आपको एग्जाम में डायग्राम बना के पूछ लेता है, बताओ ये कौन सा रोटर है, तो ये स्क्वायरल केज रोटर होगा। और यहां पर क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं ना, यहां पर क्या होंगे आपके पास में, स्लॉट्स होंगे। और इन स्लॉट्स के अंदर अपन क्या करेंगे, यहां पर, तो यहां पर अपन बार्स अपन प्लेस करेंगे इस तरीके, यहां पर क्या होंगे स्लॉट्स में, यहां पर बार होगी आपकी, इसको अपन बोलते हैं सॉलिड बार्स। इस टाइप का यहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये होगा आपके पास में स्टेटर रोटर का कंस्ट्रक्शन है ना, ये होगा रोटर का कंस्ट्रक्शन। ये होगा आपका कंस्ट्रक्शन है ना। तो यहां पर ध्यान रखना, ये जो होती है, ये क्या होती है आपके पास में, ये होती है सॉलिड बार्स। ये जो है, ये है सॉलिड बार, सॉलिड बार। ये किसकी बनी होती है, एक होती है एल्यूमिनियम और एक कॉपर की बनी होती है। आपको एग्जाम में पूछेगा स्मॉल रेटिंग में किसकी बनी होती है, तो एल्यूमिनियम की, और लार्ज रेटिंग में किसकी बनी होती है, तो लार्ज रेटिंग मशीन में अपन किसकी बनाते हैं, अपन कॉपर की बनाते हैं। स्मॉल रेटिंग मशीन में एल्यूमिनियम और लार्ज रेटिंग मशीन में किसकी बनाएंगे, अपन कॉपर की बनाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो आपको एग्जाम के अंदर यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपके पास में, इसमें ध्यान रखना, इसमें ऐसा कौन सा रोटर है जिसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती है, कोई टर्मिनल नहीं होते हैं, वो आंसर होगा आपका स्क्वायरल केज। ध्यान रखना, स्क्वायरल केज रोटर के अंदर अपन कभी भी कोई भी यहां पर वाइंडिंग यूज नहीं करते हैं, अपन सॉलिड बार यूज करते हैं, सॉलिड बार यूज करते हैं। और इन सॉलिड बार को अपन क्या करते हैं, सेम मटेरियल, जिस मटेरियल की मान लो ये एल्यूमिनियम की बनाई है, तो यहां पर इसके आगे अपन एक रिंग अपन यूज कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपन एंड रिंग। क्या बोलते हैं अपन, एंड रिंग। तो अपन क्या करते हैं, जिस मटेरियल की बार बनी हुई है, उसी मटेरियल की एंड रिंग से इसको अपन क्या कर देते हैं, अपन शॉर्ट कर देते हैं ना, अपन शॉर्ट कर देते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताओ एंड रिंग किसकी बनी होती है, तो जिस मटेरियल की बार बनी होगी उसी की एंड रिंग से शॉर्ट कर देंगे। अब आप बोलोगे सर शॉर्ट करने से क्या होगा, तो एक्चुअली यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट अपना नेचुरली फ्लो होता है लो रिलक्टेंट पाथ से, बट आपको उससे कोई मतलब नहीं करंट से, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट में क्या याद करना है। आपको पूछेगा कि बताओ यहां पर इसके अंदर रोटर, जो स्क्वायरल केज रोटर है उसके अंदर जो है क्या यूज करते हैं, बार यूज करते हैं, वाइंडिंग नहीं होती, कोई टर्मिनल नहीं होते हैं। दूसरी चीज, इसको अपन कहां पर यूज करते हैं, ओनली लो टॉर्क एप्लीकेशन में। कहां यूज करते हैं, ओनली लो टॉर्क एप्लीकेशन में ही इसको यूज किया जाता है, हाई टॉर्क में यूज नहीं करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, इसको अपन लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन में यूज करते हैं। लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के अंदर, लो स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन में अपन इसको यूज करते हैं ओनली, हाई स्टार्टिंग टॉर्क में अपन यूज नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको आगे जाके बताऊंगा एक्चुअली स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और इसके अंदर क्या है कि एक बार इसको बना दिया और मैंने बोला शॉर्ट सर्किट कर दिया, अब बाहर कोई टर्मिनल ही नहीं आ रहा है, और नेचुरली जब मैं बनाऊंगा तब मैं रोटर का रेजिस्टेंस हमेशा कम रखता हूं। इसको जब अपन बनाएंगे ना, तो इसका रेजिस्टेंस अपन क्या करेंगे, कम रखेंगे। और अगर इसका रेजिस्टेंस अगर अपन कम रखेंगे, तो रेजिस्टेंस अगर आपके पास में कम है तो आपके पास में टॉर्क भी कम होगा। दूसरी चीज यहां पर जो है ध्यान रखना, ये जो स्लॉट्स होते हैं ना, ये स्लॉट्स क्या होते हैं, स्लाइटली स्क्यू होते हैं। स्क्यू मतलब क्या होता है, बेंड। अपन क्या करते हैं, इसको बेंड करके रखते हैं। आपको एग्जाम में पूछता है कि बताओ स्लॉट स्क्यू क्यों करके रखते हैं, तो आंसर होगा कोगिंग के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। एक्चुअली यहां पर क्या होता है, कोगिंग की प्रॉब्लम रहती है किसके अंदर, तो इसके अंदर स्क्वायरल केज रोटर में। तो कोगिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अपन स्क्यूइंग करते हैं। दूसरी चीज एक और है कि मैंने बोला यहां पर जो रोटर के स्लॉट्स होंगे और उधर स्टेटर के स्लॉट्स है, मैंने बोला स्टेटर में भी स्लॉट है और रोटर में भी स्लॉट है। देखो यहां पर मैंने डायग्राम बनाया, स्टेटर एंड रोटर दोनों में यहां पर क्या है, स्लॉट्स है, दोनों में स्लॉट्स होते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, स्टेटर एंड रोटर के स्लॉट जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होते और कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होते। तो आपको बोलेगा कि यहां पर बताओ स्लॉट्स इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे या नहीं होंगे, तो आप बोलोगे नहीं, स्लॉट्स यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होते। क्यों, क्योंकि आपके पास में यहां पर कोगिंग की प्रॉब्लम होती है, उसको अवॉइड करनी होती है। तो देखो स्क्यूइंग क्यों किया मैंने, वो भी कोगिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। मैंने यहां पर इसको जो स्लॉट्स हैं अपन ने क्या किया, इंटीग्रल मल्टीपल में क्यों नहीं रखा, वो भी कोगिंग की प्रॉब्लम के लिए। तो दोनों ही पॉइंट आपके पास में सेम रहेंगे ना, तो यहां पर आपके पास में अपन वाइंडिंग होती है ना, यहाँ टर्मिनल होते हैं, ऊपर से कोगिंग की प्रॉब्लम आती है। स्मॉल रेटिंग मशीन में अपन यूज करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, आपके पास में स्लॉट जो होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल और इक्वल भी नहीं होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर यहां से पूछे जाते हैं। तो फिर आप बोलोगे सर इसको कहां यूज करेंगे, तो मैं बोला इसको लो टॉर्क एप्लीकेशन में यूज करेंगे। हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन में अपन क्या करते हैं, स्लिप रिंग रोटरी यूज करते हैं। क्या रखना, क्या यूज करते हैं अपन, स्लिप रिंग रोटरी यूज किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन की, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन में अपन क्या यूज करेंगे,
स्लिप रिंग रोटर, स्लिप रिंग रोटर। तो ध्यान रखना जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सारे पॉइंट आपको फोकस करना है। जो भी पॉइंट मैंने आपको बोला है वो पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले ही लिखना है। तो आपके पास में स्लोट स्क्यू होते हैं, ये लिख दिया मैंने, और स्लोट इंटीग्रल मल्टीपल में भी नहीं होते हैं। स्लोट शुड नॉट बी सेम, ऐसे लिख दो, रोटर स्लोट्स should not be same, should not be same, should not be same or in integral multiple to avoid clogging problem, to avoid clogging problem। तो अपन क्या काम करेंगे, कॉगिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अपन ये काम करेंगे, अपन कभी भी इंटीग्रल मल्टीपल में अपन नहीं रखेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स जो है ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किससे रिलेटेड? स्क्वायरल के रोटर से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर क्या होता है, कोई नो वाइंडिंग, और यहां पर क्या होता है, नो टर्मिनल, और ऊपर से यहाँ पर इंसुलेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होता, इंसुलेशन भी यूज नहीं करते, करंट नेचुरली अपने हिसाब से लो रिलक्टेंस पाथ में चला जाता है, तो वो कभी पूछेगा नहीं, आपको इन्हीं पॉइंट पर फोकस करना है। अब देखो स्लिप रिंग रोटर जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको अपन कहाँ यूज करते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन में। कहाँ यूज करते हैं? हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के अंदर अपन इसको यूज किया जाता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन में अपन इसको यूज करते हैं। और दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये होता है कि मान लो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में क्या है, स्टेटर, ये रोटर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जो वाइंडिंग होती है ना इसके अंदर स्लिप रिंग रोटर में, यहां पर वाइंडिंग होती है, और वो वाइंडिंग जो है रोटर वाइंडिंग मस्ट है वो स्टार कनेक्टेड रहती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि यहां पर जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, तो एसेंशियली है स्टार कनेक्टेड अपन यूज करते हैं। और ये मेरे पास में क्या होगा, रोटर होगा, और यहां पर क्या होता है, अपन 3 स्लिप रिंग अपन यूज करते हैं, 3 स्लिप रिंग्स अपन यूज करते हैं, 3 स्लिप रिंग अपन यूज करते हैं। और इन तीनों स्लिप रिंग से अपन क्या कनेक्ट करते हैं, ये जो तीनों टर्मिनल है वो लाकर इन तीनों स्लिप रिंग से कनेक्ट किए जाते हैं। तो देखो यहां पर अपने पास में क्या होगा, इस तरीके से तीनों स्लिप रिंग से कनेक्ट होंगे, और यहां पर इन तीनों से अपन बाहर से अपन क्या कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ अपन करते हैं। तो देखो ये रोटर का रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। अब रोटर का रेजिस्टेंस अगर R2 है तो अगर आप देखोगे इस R2 के सीरीज में स्लिप रिंग की हेल्प से ये एक और R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बाहर से कनेक्ट कर दिया। तो मैंने आपको अभी बोला था कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें अपन रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाकर स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ा सकते हैं। तो यहां से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि कहां यूज करते हैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि यहां पर रोटर की वाइंडिंग क्या होती है, एसेंशियली स्टार कनेक्टेड रहनी चाहिए, कभी डेल्टा में नहीं आनी चाहिए। और स्टार्टिंग में अपन रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाकर यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ओनली यहां पर। और ये ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ, और ध्यान रखना अगर इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है तो नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर पोल दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं हुए ना तो भी स्टार्ट नहीं होगा। कभी कभार आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि वो स्टेटर स्लॉट देता है, पोल देता है, रोटर पोल देता है, और दोनों अलग अलग देता है, और बोलता है इंडक्शन मोटर कितनी स्पीड पर रोटेट होगी, तो आप बोलोगे 0, मतलब वो रोटेट ही नहीं होगी। क्लियर है? तो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि कैसे कैसे अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट, अरे समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है तो यस लिख के बता दो जल्दी से, क्योंकि देखो आपके पास में टाइम कम है, इसीलिए अपन मेन पॉइंट पर अपन बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब इसके बाद में आपको पूछेगा कि बताओ जो स्लिप आई थी ना उस स्लिप का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन डिफरेंट पैरामीटर, कि आपका जो स्लिप का इफेक्ट क्या होगा। आपको एग्जाम में पूछेगा इफेक्ट ऑफ स्लिप क्या होगा, कि स्लिप का इफेक्ट क्या होगा, या स्लिप डिफरेंट पैरामीटर पर कैसे कैसे अफेक्ट करेगी। तो स्लिप का इफेक्ट अगर मैं बात करूं पहले कहां पर, रोटर फ्रीक्वेंसी पर। तो रोटर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके पास में स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी हो जाती है। एक इफेक्ट तो ये होता है कि जो एट एन, ये कहां पर बात कर रहा हूं, एट एनआर स्पीड पर। कहां पर? एट एनआर स्पीड पर। एनआर स्पीड पर जब मोटर रन करती है तो आपके पास में इतनी रोटर की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर। रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर मैं बात करूं
तो रोटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कितना हो जाता है आपके पास में, स्लिप टाइम्स ऑफ A2 हो जाता है। रोटर का रिएक्टेंस जो होता है वो भी कितना हो जाता है आपके पास में, वो भी आपके पास में क्या हो जाएगा, रोटर रिएक्टेंस जो होगा वो होगा आपके पास में, रोटर रिएक्टेंस X2 डैश जो होगा वो भी क्या होगा, स्लिप टाइम्स ऑफ X2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना स्लिप का रोटर रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। रोटर रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो रोटर रेजिस्टेंस पर लिखोगे आप नो इफेक्ट, रोटर रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पूछ सकता है कि बताओ स्लिप का क्या क्या इफेक्ट होगा। ये चारों आपको याद रखना है ना, कैसे आया है वो उसके लिए आप डिटेल क्लास में आराम से जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मशीन में ये डिराइव भी करवा रखे हैं किस तरीके से आए। तो अभी आपको फोकस करना है कि रोटर रेजिस्टेंस, रोटर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो स्लिप टाइम्स हो जाएगी, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी स्लिप टाइम्स हो जाएगा, रोटर रिएक्टेंस है वो भी स्लिप टाइम्स हो जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब यहां पर और भी बात आती है रोटर करंट एंड रोटर पावर फैक्टर पर। तो देखो ये जो रोटर का आपका स्ट्रक्चर है, ये रोटर का आपका स्ट्रक्चर है, इस तरह का अपन ने डायग्राम बनाया था रोटर का, ये रोटर है आपके पास में ना, ओनली रोटर का बना रहा हूं, और ये रोटर की वाइंडिंग है, ये रोटर की वाइंडिंग्स है ना, और रोटर की वाइंडिंग है। तो अगर मैं बात करूं रोटर पर इफेक्ट अपन देखें करंट या पावर फैक्टर पर, तो ये रोटर का करंट होता है I2, यहां पर रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E2, ये होता है रेजिस्टेंस R2 और ये होता है रिएक्टेंस X2, और यहां पर ये होता है न्यूट्रल पॉइंट। तो एक्चुअली जब भी अपने पास 3 फेज सर्किट होता है ना, तो अपन एनालिसिस सिंगल फेज के अंदर करते हैं, पर फेज में। तो अगर मैं ये पर फेज डायग्राम अगर यहां बनाऊं तो ये कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। तो यहां से आपके पास में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 है, ये करंट I2 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रिएक्टेंस X2 है, ऐसा डायग्राम बन रहा है। लेकिन ध्यान रखना ये डायग्राम कब है, रिएक्टेंस JX2 है, ये कहां है, ये तो स्टार्टिंग में है। रनिंग कंडीशन पर मैंने क्या बोला, इंड्यूस्ड ईएमएफ स्लिप टाइम्स हो जाता है। तो अगर आप रनिंग में बनाओगे ना इसी डायग्राम को, तो रनिंग में मैंने बोला रोटर रेजिस्टेंस पर कोई चेंज नहीं आता है, वो ऐसा कैसा रहेगा। रोटर रिएक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, स्लिप टाइम्स हो जाएगा, और रोटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कितना आ जाएगा आपके पास में, स्लिप टाइम्स ऑफ A2 हो जाएगा। अब यहाँ जो करंट होगा वो भी चेंज हो जाएगा I2 डैश। तो ये 2 डायग्राम है, ध्यान रखना। अगर अपन स्टार्टिंग में बात करें तो ऐसा बनेगा, रनिंग कंडीशन में बात करें तो ऐसा होगा। तो ये डायग्राम कहां पर है, स्टार्टिंग के अंदर है। देखो इन डायग्राम में दोनों में सेम ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं रनिंग कंडीशन का डायग्राम है, देखो रनिंग को स्टार्टिंग में लाना है, तो मैंने आपको क्या बोला, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में स्लिप कितनी होगी आपके पास में, तो 1 होगी ना। अरे ड्यूरिंग स्टार्टिंग में रोटर की स्पीड कितनी होगी, 0, स्लिप कितनी होगी, 1 होगी, स्लिप 1 होगी, यहां 1 कर दो, देखो ये 1 कर दो और ये भी 1 कर दो, ये सर्किट बन जाएगा। तो आपको अगर आपको रनिंग कंडीशन वाला सर्किट पता है ना, तो स्टार्टिंग वाला नहीं याद रखना है। स्टार्टिंग वाला सर्किट आपको बनाना है तो स्लिप को 1 रख के आप ये स्टार्टिंग वाला स्लिप मतलब डायग्राम आप बना सकते हो ना। तो अब यहां पर रोटर पावर फैक्टर की बात करते हैं। देखो रोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, R/Z होता है ना। तो इसका इंपीडेंस अगर आप ले लो Z है ना, Z, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √R2² प्लस X2²। तो अगर मुझे बोल दिया जाए रोटर पावर फैक्टर कितना होगा ड्यूरिंग स्टार्टिंग के अंदर, तो रोटर पावर फैक्टर का क्वेश्चन पूछता है आपको, तो आपको cos ∅2 लिखना है R/Z। तो R कितना है, रेजिस्टेंस R2, रिएक्टेंस कितना है, तो रूट ऑफ इंपीडेंस कितना है मतलब Z, तो होगा क्या हो जाएगा R2² प्लस X2²। ये रोटर पावर फैक्टर है। अगर मुझे बोलते रनिंग कंडीशन में कितना होगा, तो रनिंग कंडीशन में रोटर पावर फैक्टर होगा cos ∅2 डैश, और उसकी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस R2, और इंपीडेंस में कितना हो जाएगा, तो R2² प्लस X2 की जगह कितना है, तो स्लिप टाइम्स ऑफ X2 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये cos ∅2 डैश आ जाएगा। तो ये कहां पर है, ये स्टार्टिंग में पावर फैक्टर है, ये रनिंग में पावर फैक्टर है। तो इन पॉइंट पर आपको फोकस करना है, रोटर पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट होगा। करंट देखो निकालना है, तो करंट वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस कर सकते हो। I2 क्या हो जाएगा, E2 डिवाइड बाय दिस Z, यहां क्या हो जाएगा, स्लिप टाइम्स ऑफ E2 डिवाइड बाय दिस Z। तो यहां SE2 कर दो, यहां E2 कर दो, लेकिन उस करंट का कोई मतलब नहीं, करंट नहीं पूछेगा आपको, पावर फैक्टर मेन आपको याद रहना चाहिए। क्लियर। तो ये आपके पास में है। अभी जस्ट मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि क्या पॉइंट पढ़े अपन ने, कंस्ट्रक्शन अपन ने पढ़ा, कंस्ट्रक्शन में अपन ने स्टेटर, रोटर, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड इफेक्ट ऑफ स्लिप अपन ने देखा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप क्या करोगे, ये आपके पास में क्या है, ये इंडक्शन मोटर है। जब आप इसको 3 फेज सप्लाई दोगे, तो मैंने बोला एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वो क्या करेगा, इसको कट करेगा, इसकी वजह से ईएमएफ आएगा।
करंट आएगा और टॉर्क लगेगा और रोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो मुझे पूछेगा बताओ कि यहाँ टॉर्क कितना लगा। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द टॉर्क, आपको एग्जाम में पूछेगा कि टॉर्क कितना होगा। तो आपको टॉर्क, अब देखो स्टार्टिंग में भी टॉर्क रहेगा, रनिंग में भी टॉर्क रहेगा। तो अगर आपको ड्यूरिंग स्टार्टिंग के अंदर अगर टॉर्क की बात करें ना, तो ये चीजें आपको याद रखनी है और ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं स्टार्टिंग एंड रनिंग में। अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो ध्यान रखना, स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क की अगर हम बात करें ना, ड्यूरिंग स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है टी स्टार्टिंग टॉर्क, वो होता है आपके पास में 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन एस इंटू आपके पास में क्या होगा E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो होगा आपके पास में इंपॉर्टेंट होगा कि ड्यूरिंग जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो आपके पास में ये रहेगा। स्टार्टिंग टॉर्क आपके पास में आ गया। अब अपन बात करते हैं रनिंग कंडीशन में, मतलब रनिंग कंडीशन में टॉर्क क्या होगा। तो रनिंग कंडीशन में टॉर्क होता है उसको अपन बोलते हैं फुल लोड टॉर्क। और फुल लोड टॉर्क कितना होगा, तो बस चेंज यहां पर इतना सा आएगा 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन एस, ये तो सेम रहेगा। बस यहां एक स्लिप ले लो, बाकी सेम रहने दो। और नीचे यहां पर R2 तो वैसे सेम रहता है, बस रिएक्टेंस के साथ में स्लिप ले लो। ये हो गया आपका फुल लोड टॉर्क, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है और फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। कभी कभार आपको फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि बताओ स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला बताओ एंड फुल लोड टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। क्लियर। तो ये फॉर्मूले दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके बाद में आपको एग्जाम में पूछेगा नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपको ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि बताओ स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, फुल लोड टॉर्क हो गया, आपसे पूछेगा कि बताओ ये व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। क्या पूछेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपसे पूछेगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, दोनों ही साइड में अपन बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क की क्या कंडीशन होती है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, है ना, मैक्सिमम यहां पर अगर आप लिखोगे तो स्टार्टिंग कर दो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, है ना। तो स्टार्टिंग टॉर्क की क्या कंडीशन होती है, तो रोटर रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके पास में रोटर रिएक्टेंस के इक्वल होता है। ध्यान रखना, कौन, जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो रिएक्टेंस के इक्वल होता है। नेक्स्ट अपन में बात करो यहां पर, तो यहां पर कंडीशन फॉर मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क, है ना। फुल लोड टॉर्क क्या होगी, अगर मैं फुल लोड टॉर्क की अगर मैं बात करूं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क, तो रोटर रेजिस्टेंस जो होता है वो स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर रिएक्टेंस होता है। तो ये पॉइंट आपको और फोकस करना है कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की क्या कंडीशन होती है और मैक्सिमम फुल लोड टॉर्क की कंडीशन क्या होती है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो ये दो कंडीशन और ध्यान रखनी चाहिए। फिर आपसे पूछेगा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। अगर आपको कभी भी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पूछी जाए तो मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास में टी मैक्स इक्वल टू होता है आपके पास में मैक्सिमम टॉर्क, दोनों में ही सेम रहेगा मैक्सिमम टॉर्क, है ना, यहां और वहां पर दोनों में सेम रहेगा। तो वो होता है आपके पास में 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई एन एस इंटू E2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2x2। ये होता है सेम। यहां पर थर्ड में भी इधर क्या होता है, सेम ही होता है फॉर्मूला। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला चाहे आप स्टार्टिंग में बात करो या रनिंग में बात करो, सेम ही फॉर्मूला रहता है ना। तो ये आपके पास में क्या होगा, सेम रहेगा। फिर आपसे पूछेगा बताओ कि व्हाट इज द पावर फैक्टर एट मैक्सिमम टॉर्क, पावर फैक्टर एट मैक्सिमम टॉर्क। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग ड्यूरिंग मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की कंडीशन पर पावर फैक्टर कितना होगा। तो देखो पावर फैक्टर अभी मैंने आपको लिखा है इधर कि ये पावर फैक्टर होता है ना। और देखो स्टार्टिंग में R2 जो होता है रोटर रेजिस्टेंस है वो रिएक्टेंस के इक्वल होता है। आप खुद सोचो, ये रिएक्टेंस के इक्वल हो गया मतलब X2 हो गया, ये X2 स्क्वायर हो गया। X2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ X2 स्क्वायर हो गया। ऐड कर लो और रूट से बाहर निकल जाएगा X2, तो X2 से X2 कैंसिल हो गया तो 1/√2 बचा ओनली। तो यहां पर भी वही रहेगा और यहां पर भी अगर आप रोटर रेजिस्टेंस की जगह स्लिप टाइम्स ऑफ रिएक्टेंस पुट करोगे, क्यों, क्योंकि रनिंग की कंडीशन ये है, तो वो भी कैंसिल होकर आपके पास में पावर फैक्टर जो आएगा वो भी सेम आएगा, पावर फैक्टर एट मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क पर जो पावर फैक्टर होगा ना cos ∅2 वो होगा 1/√2, यानी होगा 0.707 लेगिंग। ये दोनों में ही सेम रहेगा आपके पास में। तो ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं ना,
ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे इधर भी मैं बात करूं तो भी सेम रहेगा, 0.707 रहेगा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि बताओ मैं रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा हूं तो मैक्सिमम टॉर्क पर क्या इफेक्ट होगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे कि अगर आप रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, रोटर रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो तो मैक्सिमम टॉर्क पर क्या चेंज आएगा, देखो ना इधर ये आपके पास में। अब मैक्सिमम टॉर्क पर तो डिपेंड ही, मतलब रोटर रेजिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं ना। देखो मैक्सिमम टॉर्क के एक्सप्रेशन में यहां पर कोई रोटर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहां पर कोई भी रोटर रेजिस्टेंस नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा कि मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। क्या बोला मैंने, मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपका रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहां से मुझे एक पॉइंट पता लगा कि मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन रोटर रेजिस्टेंस। तो यहां पर एक पॉइंट लिख देना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट होगा मैक्सिमम टॉर्क डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मैक्सिमम टॉर्क does not depends on rotor resistance। तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें तो यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जो पूछ सकता है। तो देखो अगर अपना फुल लोड टॉर्क की मैं बात करूं तो टी फुल लोड टॉर्क जो है वो कितना है आपके पास में, या फिर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्लिप कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर, मतलब किस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, स्लिप की किस वैल्यू पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए तो यहां से आप क्या निकालोगे, आपसे बोला जाएगा द वैल्यू ऑफ स्लिप at which maximum torque occur। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो किस स्लिप पर आएगा, तो देखो मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम टॉर्क जो है वो तो R2 इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ X2 होता है। इस कंडीशन पर आपके पास में मैक्सिमम टॉर्क आता है। अगर इस कंडीशन पर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है, एक काम करो ना, इस X2 का इधर डिवाइड कर लो, तो स्लिप जो बचेगी वो क्या होगी, R2 by X2 हो जाएगी। तो यही तो वो स्लिप होगी, R2 by X2 वही स्लिप होगी जिस पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां से आ जाएगा आपके पास में स्लिप जो होगी उसको अपन बोलेंगे SM और वो होगा R2 डिवाइड बाय X2। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये क्या है, स्लिप की वो वैल्यू है जिस पर आपका मैक्सिमम टॉर्क आएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि स्लिप की किस वैल्यू पर मैक्सिमम टॉर्क आता है, तो आप यहां से बता सकते हो इस वैल्यू पर मैक्सिमम टॉर्क आता है। नेक्स्ट, अब अगर अपन बात करें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपसे बोल दिया जाएगा कि अगर इंडक्शन मोटर अपने मैक्सिमम टॉर्क से स्टार्ट हो रही है तो बताओ स्लिप कितनी होगी। ठीक है, आपको क्या बोलेगा, इफ इंडक्शन मोटर स्टार्ट विद its maximum torque, then find the value of slip। यानी कि स्लिप की क्या वैल्यू होगी। तो अगर आपसे पूछ ले, तो मैंने क्या बोला, इंडक्शन मोटर अपने मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट हो रही है। अरे मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट हो रही है, तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग में तो क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस दोनों इक्वल होते हैं ना मैक्सिमम के लिए। तो एक काम करो ना, इन दोनों को इक्वल कर लो, और स्टार्टिंग में वैसे आपको पता है स्लिप कितनी होती है, 1 ना। तो यहां पर आप पुट कर लो कि SM की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर। तो जब आपकी मोटर अपने मैक्सिमम टॉर्क से स्टार्ट हो तो ध्यान रखना उस टाइम पर स्लिप जो है वो 1 होता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि स्लिप कितना होगा आपके पास में, 1 होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगर अपन बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो क्या पूछेगा, आपसे बोल दिया जाएगा फोर्थ पॉइंट की, आपसे बोलेगा कि रोटर रेजिस्टेंस दे देगा, रोटर रिएक्टेंस दे देगा, और आपसे बोला जाएगा कि अगर अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करें कि आपके पास में, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके पूछेगा अब बताओ स्लिप कितनी होगी जिस पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा। ठीक है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्लिप आएगी SM, वो क्या होगी आपके पास में, R2 प्लस R एक्सटर्नल डिवाइड बाय X2 होगा। ये कब होगा, अगर आपको वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करवा दे तो। ये किसमें, ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में,
ओनली फॉर किसके लिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर वो बोलेगा कि बताओ किस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा, और कंडीशन ध्यान रखना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दे तब आपको ये करना है ना। कभी कभार वो क्वेश्चन ऐसा करता है ना, आपको R2 देता है, X2 देता है, ठीक है, क्वेश्चन सुनना, आपको R2 देगा, X2 देगा, और वो आपको SM आपसे बोलेगा कि आपकी इंडक्शन मोटर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट हो रही है। देखो ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, है ना, आपसे दे देगा R2 जो है वो बोलेगा 2 ओम में, X2 जो है आपको दे देगा 5 ओम में। आपसे बोला जाएगा कि अपन कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करे ईच फेज में कि आपकी मोटर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट हो। तो ईच फेज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, तो मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क से स्टार्ट हो, तो एट मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क पर तो स्लिप कितनी होती है 1, ये स्लिप 1 हो गई, तो आर एक्सटर्नल कितना होगा, X2 को उधर ले जाओ और R2 माइनस कर दो, तो बस आपको SM इक्वल टू 1 हो गया। तो आपको जो है आर एक्सटर्नल निकालना है, वो क्या हो जाएगा, X2 माइनस R2, 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3, तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 ओम। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इजीली यहां से ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, और आपको इसके आगे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ लेता है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अभी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो जाएगी उसके बाद में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जितना अपन ने थ्योरी अपन ने पढ़ा है, क्या वो कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या उससे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, उससे आपको पता लग जाएगा। अभी और भी बहुत सारी थ्योरी है, वो भी अपन कवर करेंगे धीरे धीरे। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करूं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं, तो देखो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां पर क्या होता है, तो फुल लोड टॉर्क क्या होता है, मैंने आपको बताया T फुल लोड टॉर्क, वो उसका फॉर्मूला होता है 3 × 60 डिवाइड बाय 2 पाई NS। नेक्स्ट होगा आपके पास में E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस क्या होगा आपके पास में, यहां स्लिप और लिख दो क्योंकि फुल लोड टॉर्क की बात कर रहे हो, स्लिप टाइम्स ऑफ X2 का क्या होगा स्क्वायर, ये आपका फुल लोड टॉर्क है ना। ये अगर आपके पास में फुल लोड टॉर्क आ गया, अब अगर अपन बात करें ये फुल लोड टॉर्क है, अगर मैं लो स्लिप रीजन की बात करूं, है ना, यहां पर दो केस होते हैं, एक होता है लो स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन, और नेक्स्ट होता है हाई स्लिप रीजन। अगर स्लिप आपकी बहुत कम होती है, अगर स्लिप आपके पास में बहुत कम हुई, तो देखो बहुत कम वैल्यू हुई और उसका स्क्वायर मैंने कर दिया, तो ध्यान रखना, एक तो इंडक्शन मोटर जो ऑपरेट होती है ना, वो उसकी स्लिप होती है 1% टू 5% ऑफ स्लिप। ध्यान रखना, स्लिप जो होती है वो बहुत कम होती है, 1% से लेकर 5% की रेंज में ही होती है। इंडक्शन मोटर जो है उसकी स्लिप कितनी होती है, अगर आपसे पूछ ले 1% टू 5% ऑफ स्लिप आपके पास में रहती है नॉर्मली, है ना। अब 1% से 5% की रेंज में ऑपरेट होगी, तो देखो स्लिप अगर बहुत कम हुई तो फिर रोटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, उसका स्क्वायर है कंपेरेटिव टू स्लिप टाइम्स ऑफ X2 से। तो लो स्लिप रीजन में क्या होता है, ये जो R2 का जो स्क्वायर होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है किसके कंपेरेटिव में, स्लिप टाइम्स ऑफ X2 स्क्वायर से। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो फुल लोड टॉर्क जो आता है वो आता है 3 × 60 डिवाइड बाय 2 पाई NS इंटू यहां से क्या आएगा S इंटू E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। तो एक R2 से एक R2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास में बचेगा फुल लोड टॉर्क जो होगा वो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है। क्या है, फुल लोड टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, लीनियर। तो आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि बता टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स लो स्लिप रीजन में क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, लीनियर या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन लो स्लिप रीजन में क्या होती है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लीनियर रहती है या फिर आपके पास में स्ट्रेट लाइन रहती है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, आपके पास में लीनियर होगी। क्लियर। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जब अपन बनाते हैं, हाई स्लिप में क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। हाई स्लिप में अगर मैं बात करूं तो ये भी लिख देते हैं अपन हाई स्लिप के लिए। अगर अपन हाई स्लिप में अगर अपन बात करें तो देखो हाई स्लिप रीजन के अंदर जो है वो आपके पास में क्या होगा, तो टॉर्क जो होगा फुल लोड टॉर्क वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप रहता है। हाई स्लिप में एक्चुअली क्या होगा, तो देखो हाई स्लिप में जो है ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा होगा, इससे इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, और नीचे एस स्क्वायर है तो एक एस से एक एस कैंसिल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इसकी जब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं ना, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको आप ऐसे लिख दो, हाई स्लिप में फुल लोड टॉर्क जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
अब देखो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है ना वो कुछ इस तरह का बनता है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप इसकी इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओगे तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, इधर यहां पर जो स्लिप है वो मेरे पास में क्या है, 0 है, और यहां पर स्लिप कितनी है, वो 1 है। अगर मैं लोअर हाई स्लिप में बात करूं तो एक्चुअली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की आती है, इस तरह की आती है। ये जो पार्ट होता है ना, ये आपके पास देखो स्लिप यहाँ 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं होती है, स्लिप अप्रोक्सीमेटली 0 होती है, और यहां पर स्लिप कितनी होगी आपके पास में, 1 होगी। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी लो स्लिप रीजन के अंदर इंडक्शन मोटर की, कौन सी, टॉर्क स्लिप। ऐसा क्यों किया बताओ, तो सुनना समझना, ये स्लिप इधर बढ़ रही, ध्यान रखना स्लिप इधर बढ़ रही है ना, और स्लिप इधर बढ़ेगी तो स्पीड इधर बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि आपको पता है स्लिप क्या होती है, ns माइनस nr डिवाइड बाय ns। तो देखो अगर स्लिप कम होगी, कब होगी, जब स्पीड बढ़ेगी तभी तो कम हो सकती है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड तो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो है, यहां पर अगर अपन बात करें तो स्पीड बढ़ेगी जब स्लिप कम होगी। तो मैंने क्या बोला, इधर स्लिप बढ़ रही है, देखो ये स्लिप 0 है, ये स्लिप 1 है, तो स्पीड फिर इधर बढ़ेगी, तो ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है आपका, मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क। इसी को बोलते हैं अपन ब्रेकडाउन टॉर्क, ब्रेकडाउन टॉर्क है ना, ब्रेकडाउन टॉर्क। तो ये होगा आपके पास में ब्रेकडाउन टॉर्क, और ये क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क जिस स्लिप पर आएगा वो होगी आपके पास में एसएम। मैंने क्या बोला कि जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है तो वो तो क्या होती है, एसएम होती है। तो ये टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। अब देखो मैंने आपको लिखाया था कि अगर अपन रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएं, देखो रोटर रेजिस्टेंस अगर आपका बढ़ेगा, रोटर रेजिस्टेंस मान लो R2 है, अब मैंने R2 डेज कर दिया R2 से ज्यादा, अगर रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस होता है ना। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो अगर मैं बात करूं एसएम की, तो एसएम क्या होती है बताओ, एसएम होता है R2/X2। अगर रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एसएम बढ़ेगा, और एसएम बढ़ेगा तो एसएम डेज जो होगा वो भी एसएम से क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि मैक्सिमम टॉर्क जो है, अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहां पर, तो मैक्सिमम टॉर्क आपका रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि मैक्सिमम टॉर्क जो है वो रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से अगर अपन आए तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एसएम बढ़ेगा, बट मैक्सिमम टॉर्क आपका सेम रहेगा। तो देखो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, अगर आप यहां पर बनाओगे दूसरी, तो ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा बट मैक्सिमम टॉर्क सेम रहेगा, और एसएम बढ़ेगा, तो ये एसएम डेस हो जाएगा। अगर आप और रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो और ऐसा होगा, अगर आप और रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो और ऐसा होगा, अगर आप और रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो ऐसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आएगी। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास में जो है अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आएगी बट मैक्सिमम टॉर्क सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा, एसएम डबल डैश बढ़ेगा, ऐसा होगा। यानी कि रोटर रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में क्या हो रहा है, मैक्सिमम टॉर्क आपका सेम है, लेकिन जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आ रहा है वो स्लिप धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और देखो यहां पर अगर इंडक्शन मोटर अपने मैक्सिमम टॉर्क से स्टार्ट हो रही है तो स्लिप कितनी है, 1 है, एसएम। यही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, अरे क्लियर है पॉइंट। तो ये आपकी होती है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, तो आप क्या लगा, क्या होगा आंसर। मैंने क्या बोला, अगर अपन रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो देखो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको दिख रहा है आंसर, देखो रोटर रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हो तो स्टार्टिंग टॉर्क पहले बढ़ रहा है, मैक्सिमम पर गया, बाद में देखो कम भी हो रहा है। इसका मतलब आंसर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता ही जाएगा, नहीं, रोटर रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग टॉर्क पहले बढ़ेगा और बाद में कम होगा। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग टॉर्क फर्स्ट इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास में क्या होगी, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होगी ये, जिसमें से ये वाला जो पार्ट होता है ना, इतना पार्ट, ये पार्ट, इसको अपन बोलते हैं स्टेबल रीजन, स्टेबल रीजन। और यहां पर जो होता है इसका ऑपरेटिंग रीजन जो है बहुत कम होता है, यानी इतना सा क्या पार्ट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग रीजन, ऑपरेटिंग रीजन। इन सभी पॉइंटों पे याद ध्यान रखना है, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेगा, है ना, स्टेबल रीजन क्या होता है, ऑपरेटिंग रीजन क्या होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टेबल रीजन इतना होता है बट ऑपरेटिंग रीजन बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला इंडक्शन मोटर जो है वो ओनली 1% से 5% ऑफ स्लिप में ही ऑपरेट करना पसंद करती है। क्लियर है। तो आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर हो चुके होंगे कि टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब अपन एक काम करते हैं, एक बार इन सभी पॉइंटों को अपन अप्लाई करके देखते हैं कि भैया क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे।
जितना अपन ने रिवीजन किया है कॉन्सेप्ट का। बाकी और भी कॉन्सेप्ट अपन रिवाइज करेंगे, तो पहले एक बार अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, और कोई इसमें नया क्वेश्चन आएगा तो अपन वहीं पर उसका पॉइंट जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी वहीं पर एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये सभी पॉइंट ध्यान रखना, आपको याद रखने। अगर आपको ये सारे पॉइंट याद है तो अब अपन क्वेश्चन इजीली अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल पर अपन आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपसे क्या बोला हुआ है? आपसे बोला हुआ है द कॉमनली, क्या बोला है? कॉमनली द इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट। आपसे बोला हुआ है कि इंडक्शन मोटर जो है वो कॉमनली कहां पर ऑपरेट होती है। अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आप खुद ही बताओगे, सभी को पता होगा कि इंडक्शन मोटर कहां पर ऑपरेट होती है। तो ऑप्शन में लिख रहा है 0 पावर फैक्टर है, लीडिंग है, यूनिटी है, लेगिंग है, किस पावर फैक्टर पर। तो अभी जैसे मैंने डायग्राम बनाया था ना इंडक्शन मोटर का, अगर वो डायग्राम भी अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर बता सकते हो कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने आपको जब डायग्राम बनाया इंडक्शन मोटर का, तो आपको पता होगा मैंने आरएल लोड बनाया, और आरएल लोड जब मैं बना रहा हूं तो ऑब्वियसली क्या है, लेगिंग लोड ही तो होगा। अरे आरएल लोड कौन सा होता है? लेगिंग लोड। यानी कि आंसर क्या आएगा आपके पास में? ऑब्वियसली आंसर आएगा आपके पास में ऑप्शन डी, कि इंडक्शन मोटर जो कॉमनली है वो कहां पर ऑपरेट होती है? एक लेगिंग पावर फैक्टर लोड पर ऑपरेट होती है ना। लेगिंग पावर फैक्टर लोड पर इंडक्शन मोटर क्या होगी आपकी? ऑपरेट होगी। क्लियर? तो ये होगा आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आपसे क्या बोला हुआ है? आपसे बोला हुआ है इफ द ब्रेकिंग मोड ऑफ इंडक्शन मोटर इज ड्राइवन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सुनना, आपसे क्या बोला हुआ है? इन द ब्रेकिंग मोड ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर की ब्रेकिंग की बात कर रहा है, ठीक है, ब्रेकिंग की बात कर रहा है। लेकिन कब बात कर रहा है आपके पास है? द मोटर इज ड्राइवन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे बोल रहा है कि आपके पास में जो मोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो आपसे पूछा हुआ है कि आपके पास में स्लिप कितनी होगी। तो देखो, वैसे भी आपको पता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, अभी मैंने आपको बताया था स्लिप क्या होती है? स्लिप होती है ns माइनस एनआर। क्या होता है? ns माइनस एनआर। अब ns माइनस एनआर होती है और डिवाइड बाय ns। अगर मान लो आपके पास में जो है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक एनआर अगर आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि ये स्लिप है, और मान लो मोटर जो आपके पास में इस डायरेक्शन में जा रही है, अब उसने बोला कि मोटर अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, यही तो बोला उसने। इन द ब्रेकिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर द मोटर इज ड्राइवन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपकी जो मोटर है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो एनआर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और रोटर नेगेटिव हो जाएगा, स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, प्लस आ जाएगा। और देखो ns प्लस एनआर डिवाइड बाय ns अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली ns, अगर मान लो एनआर 0 होता तो ns बाय ns क्या होता? 1 होता। अगर एनआर प्लस आ रहा है तो बताओ क्या हो गया? ग्रेटर हो गई ना, तो ये मेरे पास में। और ब्रेकिंग में अगर ग्रेटर हो गई तो ये तो मेरे पास में क्या होगा? स्लिप 1 होगा, ग्रेटर देन 1। ध्यान रखना, ये अपन ने जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है ना, ये वाला मोटरिंग रीजन होता है, इधर वाला ब्रेकिंग रीजन होता है, ब्रेकिंग ये होता है मोटरिंग पूरा 0 से 1 तक। इधर इसके पीछे होता है इधर जनरेटिंग रीजन है ना, जनरेटिंग रीजन। तो ये भी ध्यान रखना कि स्लिप ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ब्रेकिंग रहता है, स्लिप 0 से 1 होने का मतलब मोटरिंग रहता है, स्लिप 0 से नीचे होने का मतलब क्या होता है आपके पास में? रीजनरेटिंग मोड रहता है ना, रीजनरेटिंग मोड रहता है। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या बोल रहा है? द नो लोड करंट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखो यहां पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या है? तो ये स्टेटर है और ये रोटर है। देखो ट्रांसफॉर्मर में एक्चुअली क्या था, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो है आपके पास में ये ट्रांसफॉर्मर था। ट्रांसफॉर्मर में अपन कोर यूज कर रहे थे, और यहां पर ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स थी, और यहां पर ट्रांसफॉर्मर की क्या थी? सेकेंडरी वाइंडिंग्स थी, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मर के आपके पास में क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है। आप इसको ऐसा समझ सकते हो, ये इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है इसको आप बोल दो प्राइमरी वाइंडिंग, इसको आप रोटर को बोल दो सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये आपके पास में प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ट्रांसफॉर्मर में तो अपन कोर यूज कर ले रहे हैं, तो कोर की हेल्प से अपन फ्लक्स लिंकेज करवा रहे हैं। तो कोर की हेल्प से फ्लक्स लिंकेज करवाते हैं तो यहां नो लोड करंट कितना चाहिए होता है? तो ट्रांसफॉर्मर में 2% टू 5% चाहिए, 2% टू 5% चाहिए। लेकिन यहां दिक्कत है कि यहां एयर गैप है, और एयर गैप है तो एयर गैप की वजह से आपके पास में यहां पर जो है फ्लक्स डेवलप करवाने के लिए एयर गैप में बहुत ज्यादा करंट चाहिए, और करंट यहां पर बहुत ज्यादा चाहिए। इसीलिए यहां जो नो लोड करंट होता है ना इंडक्शन मोटर में, एयर गैप होने की वजह से वो 30 टू 50 या 40% की रेंज में रहता है। नॉर्मली 30-40% या 50% की रेंज में रहता है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास में? ऑप्शन में देख लो,
ये रहा 5 to 7 टाइम्स नहीं होता है, 5 to 10 भी नहीं होता है, रेटेड करंट भी नहीं होता है। आंसर होता है 30 to 50%, 30 to 40%। बहुत सारी बुक 40 लिखती है, बहुत सारी 50 लिखती है, तो उस रेंज में आपका रहता है। क्लियर? तो ये भी बहुत इजी है, इजीली आप कर सकते हो ना, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। यानी मैं आपको बोल रहा हूं कि जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, अगर कॉन्सेप्ट पता है, डायग्राम पता है, आप इजीली आप आंसर बता दोगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस का खेल है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो इजीली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, क्रॉलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय। आपसे बोला कि इंडक्शन मोटर में जो क्रॉलिंग है वो कैसे होती है। तो देखो क्रॉलिंग एक्चुअली क्या होती है कि जब इंडक्शन मोटर रन करती है ना, तो यहाँ पर स्लोड हार्मोनिक्स आते हैं। क्या आते हैं? स्लोड हार्मोनिक्स आते हैं। और स्लोड हार्मोनिक की वजह से एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर एक सेवंथ हार्मोनिक डोमिनेट कर जाता है। यहां पर स्लोड हार्मोनिक्स होते हैं और स्लोड हार्मोनिक में सेवंथ हार्मोनिक क्या होता है? डोमिनेट कर जाता है। और बिकॉज ऑफ सेवंथ हार्मोनिक की वजह से आपकी जो रोटर की स्पीड होती है वो ns/7 स्पीड पर रोटेट करने लग जाता है। मैंने क्या बोला? सुनना, यहां पर स्लोड हार्मोनिक की वजह से आपका जो रोटर है वो ns/7 स्पीड पर रोटेट होने लग जाता है। और ns/7 स्पीड पर रोटेट होने लग जाता है, उस टाइम पर वो क्या होता है? बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो अपने लिए बहुत डिसएडवांटेजेस होता है। तो आपसे ये पूछा है कि द क्रॉलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज कॉज्ड बाय। ये भी अपन जब रिवीजन करेंगे क्विक तब उसमें बताऊंगा मैं आपको क्रॉलिंग किसकी वजह से होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन बीच में आ गया तो आप क्या बोलोगे? हार्मोनिक्स की वजह से। लेकिन कौन से हार्मोनिक? ध्यान रखना, टाइम हार्मोनिक नहीं, स्लोड हार्मोनिक। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ स्टेटर लेमिनेशन। नहीं, स्टेटर लेमिनेशन की डिजाइनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लो वोल्टेज सप्लाई से भी नहीं होता है, हाई लोड से भी नहीं होता है, क्रॉलिंग होता है हार्मोनिक्स की वजह से। इंडक्शन मोटर में जो स्लोड हार्मोनिक बनते हैं ना, उन स्लोड हार्मोनिक की वजह से क्या होता है? आपके पास में क्रॉलिंग इफेक्ट आता है। तो इसका मतलब है फोर्थ का आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, इन V/F कंट्रोल। अब ये क्वेश्चन आप इजीली बता सकते हो, जैसे मैंने आपको टॉर्क के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, V/F कंट्रोल में क्या बोल रहा है आपके पास में, 3 फेज इंडक्शन मोटर विच क्वांटिटी इज फिक्स्ड। ठीक है, विच ऑफ दिस वेरिएबल इज फिक्स्ड, इनमें से कौन फिक्स रहता है? तो बोल रहा है कि आपके पास में मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहता है, या फिर आपसे बोला है द सिंक्रोनस स्पीड कांस्टेंट रहती है, या फिर स्टार्टिंग टॉर्क कांस्टेंट रहता है, या स्लिप फॉर द मैक्सिमम टॉर्क है वो कांस्टेंट रहती है। तो देखो समझना, अगर अपन बात करें तो देखो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया था। क्या? मैक्सिमम टॉर्क जो होता है 3 × 60 डिवाइड बाय 2π/ns होता है, और E2 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होता है? 2x2 होता है। और V/F कंट्रोल में अगर अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं ना, V/F कंट्रोल में अगर अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, देखो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो देखो सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? ns = 120f डिवाइड बाय p। सिंक्रोनस स्पीड तो कांस्टेंट ही नहीं रहेगी फिर तो। अरे फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की वजह से सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि स्लिप जो होगा आपके पास में, सिंक्रोनस स्पीड कहां पर है? तो सिंक्रोनस स्पीड ये आंसर नहीं हो सकता है। उसने बोला कि कौन सी क्वांटिटी फिक्स रहेगी ये बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा? ये तो फिक्स नहीं रहेगा। दूसरी चीज अगर अपन बात करें मैक्सिमम टॉर्क, और ये बोला स्टार्टिंग टॉर्क, देखो स्टार्टिंग टॉर्क भी आपका चेंज होगा, है ना। टी स्टार्टिंग टॉर्क जो है आपको पता है कि 3 × 60 डिवाइड बाय 2π/ns होता है, और E2 स्क्वायर इंटू R2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो देखो आपको पता है फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो NS भी चेंज होगा, E2 भी चेंज होगा, X भी चेंज होगा। ठीक है, X भी चेंज होगा। यहां पर भी देखो सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, X2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। कैसे पता लगा? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा क्या होता है? 2πf। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? √2πf, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखो ये भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये भी फ्रीक्वेंसी पर, और ऊपर भी फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन अगर आप देखोगे इसका फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, या नीचे फ्रीक्वेंसी और यहां फ्रीक्वेंसी, ये देखो कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम टॉर्क क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि एक्चुअली यहां कैंसिल नहीं होगा, यहां R2 और आ रहा है। तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या होगा? वेरिएबल होगा। कांस्टेंट कौन रहेगा? मैक्सिमम टॉर्क, है ना। अगर आप फ्रीक्वेंसी को V/F कंट्रोल में कौन सी क्वांटिटी जो है वो आपके पास में फिक्स रहती है, तो आंसर क्या रहेगा? मैक्सिमम टॉर्क। डी बोल रहा है स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। आपको पता है स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क SM = क्या होता है? R2/X2 होता है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा तो X चेंज होगा, X चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा ना। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो देखो जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, अगर वो फॉर्मूले पता है, अगर ये फॉर्मूले नहीं पता होंगे ना तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यानी एक्चुअली इंडक्शन मोटर में अगर आपको क्वेश्चन करना है
तो फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला अगर आपको आता है ना तो इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत इजीली आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या बोल रहा है? द इफेक्ट ऑफ एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट ऑफ द 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो देखो आपको मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो ये बोल रहा है किस किस पर इफेक्ट आएगा। तो अभी अपने टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी, आप बता सकते हो। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। एकदम सही बात है, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, रोटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, लेकिन हाँ फर्स्ट इंक्रीज होगा और देन डिक्रीज होगा, बट इंक्रीज तो होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डिक्रीज और इंक्रीज इन द स्टार्टिंग टॉर्क। देखो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अब मोर करेक्ट कौन सा है? तो सेकंड वाला मोर करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट दे दिए तो सेकंड वाला मोर करेक्ट है, इंक्रीज भी होगा डिक्रीज भी होगा। नेक्स्ट, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। तो देखो अगर आप क्या करोगे, आपके पास में रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो बोल रहा है कि स्टार्टिंग करंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। नेक्स्ट क्या होगा? रिड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क। देखो मैक्सिमम टॉर्क का रोटर रेजिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो रॉन्ग है। और स्टेटमेंट नंबर जैसे 4 रॉन्ग हुआ, देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर हो गया बी। अब आपको आगे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इजीली हो गया है ना, इजीली आपके पास में हो गया। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है? ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना है। एक स्टेटमेंट देखो पढ़ने से ही मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा यहाँ पर। तो एग्जाम में जब भी बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं ना तो उनमें से एक ना एक स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जिसको आप एक बार पढ़ते से आप क्वेश्चन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 जिसका आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ 3-फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एज अ रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि अगर आपका रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा? तो स्टार्टिंग टॉर्क पहले बढ़ेगा और बाद में क्या होगा? कम होगा। अभी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, तो आंसर क्या होगा? इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। इंक्रीज अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस और देन रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहता है, तो आंसर डी हो गया ना। इंक्रीज अप टू सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड देन क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? आपका ऑप्शन डी रहेगा। तो मैंने आपको यही बोल रहा हूं कि जो चीजें कॉन्सेप्ट अगर आपको बताए मैंने, अगर आपको पता है ना तो क्वेश्चन आप कुछ भी करना है ना, कोई सा भी उठाना, बस मेन चीज है वो पॉइंट पता होने चाहिए। अगर वो पॉइंट पता है तो इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन हाँ पॉइंट नहीं पता है तो फिर दिक्कत आएगी क्वेश्चन में। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या बोल रहा है? द मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ द 3-फेज रोटर विद द स्टेटर इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर मे बी रिड्यूस्ड बाय। आपसे बोल रहा है कि मैग्नेटिक लॉकिंग को रिड्यूस करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि मैग्नेटिक लॉकिंग क्या होती है। मैग्नेटिक लॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बोला था अपन क्या करते हैं? रोटर स्लॉट्स को या तो स्क्यू करते हैं। दूसरी चीज एक और काम करते हैं कि नंबर ऑफ रोटर एंड स्टेटर स्लॉट जो है कभी भी इक्वल नहीं रखते हैं। दोनों चीज होती है। तो देखो दोनों चीज में क्या है? वैसे आपको दे रखा है स्क्यूइंग, बस इक्वलाइजर रिंग यहाँ होती नहीं है। लेमिनेशन या लेमिनेशन तो अपन करते हैं कोर लॉस के लिए, ठीक है, यूजिंग इंटरपोल्स यूज करके डीसी मशीन में करते हैं, ये भी डीसी मशीन में होता है। तो वैसे आंसर हो गया ऑप्शन बी, स्क्यूइंग करके। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। आपसे क्या बोल रहा है? इन ए टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट नॉर्मल स्पीड क्लोज टू सिंक्रोनिज्म इन द टॉर्क इज। ठीक है, क्या बोल रहा है? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोल रहा है ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट नॉर्मल स्पीड क्लोज टू सिंक्रोनिज्म, आपसे बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब अच्छा देखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता चुका हूं मैं आपको, बट हाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज में अच्छी है ना। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आपसे बोला हुआ है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कहां पर है? इंडक्शन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स एट नॉर्मल स्पीड क्लोज टू सिंक्रोनिज्म। तो आपको ही बोल रहा है कि जो रोटर की स्पीड है वो नियर टू सिंक्रोनस स्पीड है, और नियर टू सिंक्रोनस स्पीड है तो आपको पता है स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है? ns माइनस nr डिवाइड बाय ns होता है। और अगर इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के लगभग पास में है तो इसका मतलब ये तो लो स्लिप रीजन की बात कर रहा है। और अभी मैंने आपको बताया था लो स्लिप रीजन में टॉर्क जो होता है वो फुल लोड टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्लिप। तो बस आंसर हो गया आपके पास में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप आपके पास में क्या होगा? ऑप्शन बी। मैक्सिमम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपके पास में मैक्सिमम हो जाएगा क्लोज होने पर, नहीं। नेक्स्ट, नॉट डिपेंड्स ऑन स्लिप, ऐसा हो ही नहीं सकता, स्लिप पर डिपेंड करता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसका मतलब आंसर आएगा 9th का जो है वो आएगा ऑप्शन बी। तो देखो ये सारी चीजें अगर आपने क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्वेश्चन तभी बनेगा इंडक्शन मोटर का जब वो जो मैंने फॉर्मूला वाला सेक्शन बताया ना, इफेक्ट ऑफ स्लिप या टॉर्क,
जो फॉर्मूला वाला सेक्शन अगर मैंने आपको बताया वो सेक्शन अगर आप याद कर लेते हो तो मैं बोल रहा हूं कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ना आप इजीली बता दोगे, इजीली आप क्वेश्चन कर लोगे। बस कंडीशन ये कि फॉर्मूला वाला सेक्शन आपको पता होना चाहिए। जो पॉइंट्स अपन पढ़ रहे हैं ना वो ध्यान रखना, पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या बोल रहा है, द ड्यूरिंग स्टार्टिंग द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर द इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट कोज। अच्छा, आपसे क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग में, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आपको बोल रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं और अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं ना यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टेटर। क्या बोल रहा है आपके पास में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूजिंग रोटर रेजिस्टेंस स्टेटर द इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट कोज। अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दूं या इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए अपन करते हैं करंट भी कम हो जाएगा। क्या होता है आपके रोटर में करंट लिमिट हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। तो देखो यहां से क्या होगा, रोटर करंट इंक्रीज होगा, नहीं होगा इंक्रीज, स्टेटर करंट टू इंक्रीज नहीं, रोटर करंट डिक्रीज होगा तो स्टेटर से करंट भी क्या होता है, कम आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटर करंट इंक्रीज नहीं होगा, पावर फैक्टर डिक्रीज एंड द टॉर्क इंक्रीज, स्टेटर करंट टू डिक्रीज। देखो स्टेटर करंट डिक्रीज होगा, एक तो बात है, स्टेटर करंट आपका डिक्रीज होगा एंड टॉर्क क्या होगा आपके पास में, इंक्रीज होगा। सही बात है, स्टेटर करंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रोटर का आपको वैसे ही पता है कि यार रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, जहां रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वहां करंट तो कम होता है ना। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर मैं रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्टेटर से करंट कम आएगा, और करंट कम आएगा तो मैं क्या बोल सकता हूं मेरे पास में। और टॉर्क कैसे बढ़ता है, अभी मैंने आपको बताया था कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस होता है। बढ़ाओगे तो टॉर्क बढ़ेगा, तो वो भी आपके पास में सही है। तो 8th का आंसर क्या होगा आपके पास में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड फॉर। अब देखो अपन वैसे भी यार आपको पता है इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडक्शन मोटर ही आंसर होगा। आपसे बोला कि स्टार डेल्टा स्टार्टर किसके लिए यूज करते हैं, ऑप्शन में दे रखा है यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। वैसे मैंने आपको बोला कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो सेल्फ स्टार्टेड होती ही नहीं है, तो उसके लिए तो कोई स्टार्टर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। आंसर कौन सा हो गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो कभी कभार तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं ना कि जिनको करने के लिए सोचना ही नहीं होता, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया होता है कि बस नाम सुने भी हो ना, अगर आपने किसी ने एक बार नाम सुना भी हो, मतलब ढंग से भी नहीं पढ़ा हो, तो भी आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपके पास में ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहे हैं, एन इंडक्शन मशीन वर्क्स एज ए जनरेटिंग मोड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब जनरेटर की तरह काम करती है तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक्चुअली अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो कुछ इस तरह की आती है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इधर स्लिप ग्रेटर देन 1 होती है, ये स्लिप 1 होती है, ये 0 होती है, इधर 0 से कम होती है। इधर मैंने जनरेटिंग लिखा था, 0 से कम का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव ना। अरे 0 से भी कम क्या हो सकता है, माइनस में जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा आपके पास में, नेगेटिव आएगी आपके पास में, स्लिप रहेगी नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इन एन इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट शुड नेवर बी इक्वल टू द रोटर स्लॉट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। ये आज की क्लास में 4 बार बोल चुका हूं कि नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स एंड स्टेटर स्लॉट जो है अपन कभी भी इक्वल नहीं रखते हैं। क्यों, कॉगिंग को कम करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बहुत इजीली देखो, यानी कि अगर आज की क्लास में अगर आपने ढंग से जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, अगर वो भी पता है ना तो आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, और इवन यहां पर ना एग्जाम में भी अगर आप क्या करोगे, उन पॉइंट्स को अगर आपको पता रहेगा ना, तो मैं बोल रहा हूं मेरी गारंटी आपके सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बस कंडीशन ये कि वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर वो पॉइंट पता है जो आज की क्लास में स्टार्टिंग में बताएं तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर समटाइम द कॉपर बार्स आर प्लेस्ड डीप इन द रोटर। तो डीप में अपन रखते हैं, डीप बार रोटर। एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट आएगा कि जब अपन क्या करते हैं, डीप बार रोटर रखते हैं ना, तो डीप बार रोटर अपन इसलिए बनाते हैं क्या, ताकि यहां पर क्या हो, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाए ना। स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, डीप बार रोटर रखते हैं। क्यों, क्योंकि डीप बार अगर होगा ना तो एक्चुअली यहां पर क्या आता है, डीप बार अपन ने यूज किया तो आपको पता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग में जो करंट है वो सरफेस पर फैलाना पसंद करता है ना,
सरफेस से फ्लो होना पसंद करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास में रोटर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और ड्यूरिंग स्टार्टिंग में रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाकर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है समझ लेना, यही पर बताया था मैं डीप बार वाला। एक्चुअली क्या है कि ये आपके पास में डीप बार रोटर रखा। अब आप बोलोगे सर डीप बार रखने से क्या होगा, डीप बार अगर अपन रखेंगे तो डीप बार रखने से एक्चुअली क्या होगा कि जब मैं डीप बार अंदर डीप में रोटर रख रहा हूं, तो आपको पता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग में जो रोटर फ्रीक्वेंसी है आपकी, वो आपकी स्टेटर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। और ड्यूरिंग स्टार्टिंग में ध्यान रखना स्टेटर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। और अगर आपके पास में रोटर फ्रीक्वेंसी अगर स्टेटर फ्रीक्वेंसी के अगर इक्वल है, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल है अपने पास में, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो स्किन इफेक्ट होगा, और स्किन इफेक्ट की वजह से करंट ओनली सरफेस पर फ्लो होना पसंद करता है। तो बताओ एरिया कम हो गया तो आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल डिवाइड बाय ए। अब पूरे में करंट नहीं जा रहा है, ओनली सरफेस पर हो रहा है, सरफेस पर करंट हो रहा है तो एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए अपन ये काम करते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो इंप्रूव द स्टार्टिंग टॉर्क, सही बात है, स्टेटमेंट नंबर 1 ही सही हो गया, बस खत्म। इंप्रूव द स्टार्टिंग टॉर्क को अपन इंप्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, डीप बार रोटर, एक और होता है डबल केज रोटर, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, डबल केज रोटर में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहां ध्यान रखना स्किन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो डीप बार रखने से क्या होता है, एरिया कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यूज करते हैं डीप बार रोटर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर से समझना हो तो कमेंट के अंदर आप मुझे लिखकर भेज देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा, है ना। कमेंट के अंदर आपको लिख के भेजना है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहीं पर, है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आपसे क्या बोला हुआ है, व्हेन द लोड ऑन द इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। अब आपसे बोला कि लोड बढ़ा रहे हैं, नो लोड से फुल लोड पर जा रहे हैं, तो क्या होगा आपके पास में इंडक्शन मोटर में। तो देखो आपको किस चीज की बात कर रहा है, स्लिप एंड पावर फैक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, स्लिप की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि जब स्लिप की मैं बात करूं तो नो लोड पर अगर मैं बात करूं तो नो लोड पर एक्चुअली आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे लोड पर जाते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। स्पीड कम होने का मतलब क्या हो गया आपके पास में, ns माइनस एनआर डिवाइड बाय ns। स्लिप अगर आपके पास स्पीड आपकी क्या होगी, कम होगी। स्पीड अगर कम होगी तो आपके पास में क्या होगा, देखो नो लोड पर मैं बात करूं तो नो लोड पर आपके पास में ऐसे बात करो, ऐसे देख लो, नो ये आपकी स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा बना लो। नो लोड पर तो क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है। लोडेड पर क्या होता है, स्पीड धीरे धीरे कम होती है, तो स्लिप बढ़ती है ना, स्लिप क्या होती है, बढ़ती है। और पावर फैक्टर क्या होता है, तो वो होता है P बाय S। तो देखो लोड बढ़ेगा, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, स्लिप भी बढ़ेगी एंड पावर फैक्टर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हो कि बोथ पावर फैक्टर एंड स्लिप क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दोनों वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। तो देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्या आंसर आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन रहेगा। क्लियर। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, इन डबल केज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो मैंने आपको यही बोला, डबल केज रोटर में अपन क्या करते हैं, वही अपने पास में जो रेजिस्टेंस ऑफ आउटर बार इज लेस। तो देखो डबल केज रोटर जो है ऐसा होता है, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था सेम उससे आप इसका आंसर बता सकते हो। डबल केज रोटर ऐसा होता है, ये होता है आउटर केज और ये होता है इनर केज। तो डबल केज में इनिशियली क्या होता है, आपका जो करंट है वो आउटर केज में फ्लो होता है, और आउटर केज में फ्लो होता है, और इनर केज में करंट बहुत कम होता है। ठीक है, तो इनिशियली आपका करंट आउटर केज में होता है और करंट आपके पास स्मॉल एरिया में होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही अपन इनर केज में जाते हैं, तो मतलब रनिंग कंडीशन पर जाते हैं, करंट सेटल डाउन हो जाता है नीचे, क्योंकि रोटर फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। तो आपसे क्या बोल रहा है, कौन सा नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो आपसे बोल रहा है द आउटर बार हैज ए स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। सही बात है, देखो ये तो ट्रू है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका आउटर बार्स का। सही बात है, ये स्टूडेंट ट्रू है। नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपके पास में क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द लीकेज इंपेडेंस ऑफ द आउटर केज जो होगा वो लेस होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आपके पास में रेजिस्टेंस जो होगा वो आउटर केज है वो लेस होगा। तो देखो रेजिस्टेंस अगर आपके पास में एरिया कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस तो ज्यादा होगा ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब आउटर केज का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो रेजिस्टेंस ऑफ आउटर केज लेस है, ये आपके पास में ट्रू नहीं है। तो ये आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए, कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेस नहीं होता है, ध्यान रखना आउटर केज का। क्लियर है, क्योंकि उसका एरिया कम होता है, और रेजिस्टेंस बढ़ाकर तो अपन स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाते हैं।
क्लियर? तो यहां पर आपके पास में क्या होगा, ये जो आपके पास में आएगा स्टार्टिंग जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपके पास में क्या होगा, करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्लियर है? तो देखो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, अब इसके अलावा और भी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो भी इसके आगे वाले जो कॉन्सेप्ट होंगे पहले अपन रिवाइज करेंगे और उसके बाद में अपन और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी की अपन प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।